अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो इकोनॉमी इन फोकस। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। नाज़रीन, सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान और सऊदी अरब के इकोनॉमिक टाइज के हवाले से। हम देख रहे हैं एक फुल पोटेंशियल यानी कि फुल स्विंग में दिखाई दे रहे हैं पाकिस्तान एंड सऊदी स्ट्रेटेजिक रिलेशन। साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि खत्ते के अंदर जो है वो इन तमाम हम कह सकते हैं सेक्टर्स में यानी बिजनेसेस के तमाम सेक्टर्स में कुछ जॉइंट वेंचर्स करने की बातें, इन्वेस्टमेंट की बातें और खासकर पाकिस्तान में जो इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज हैं उनके जो है वो एक काफ़ी हद तक सम्राट दिखाई दे रहे हैं। साथ साथ हम ये भी कह सकते हैं कि काफ़ी हद तक प्रोजेक्ट्स हैं, यानी कि गवादर के अंदर अगर हम देखें या फिर हम देखें कि पाकिस्तान में रिफाइनरी का जो प्रोजेक्ट गवादर के अंदर आ रहा है, $12 बिलियन की सऊदी पार्टनरशिप है। साथ साथ हम कह सकते हैं कि रिकोडिक के हवाले से जो शेयर्स का लेना और भी जो हम कह सकते हैं कि डिफरेंट सेक्टर्स में जेवीज हैं, वो वाज़े तौर पे ये दिखा रहे हैं कि पाकिस्तान एंड सऊदी अरेबिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एक रिलीजियस इंस्टिंक्ट के हवाले से और दूसरा हमारी एक पर्सनल रिलेशन के हवाले से काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। डिटेल डिस्कशन करेंगे आज के हवाले से। साथ साथ प्राइम मिनिस्टर साहब और वर्ल्ड बैंक के डायरेक्टर और वफूद की मुलाकात हुई है। बहुत ही एक हैपनिंग सा इवेंट देखा गया है। $40 बिलियन की एक इन्वेस्टमेंट के हवाले से बातचीत की जा रही है और इसके ऊपर तबादला ख्याल इसलिए भी किया जा रहा है कि आने वाले दिनों में जो वर्ल्ड बैंक के हवाले से इन्वेस्टमेंट की बात की जा रही है पाकिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, खासकर हम कह सकते हैं क्लाइमेट के हवाले से चेंजेस जो आ रहे हैं उससे निपटने के लिए काफ़ी चीज़ें हैं जो ऑलरेडी हम कह सकते हैं कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क के हवाले से पाइपलाइन में मौजूद है। इस वक्त की मुलाकात हुई है, आज इसके हवाले से भी डिटेल बात करेंगे। साथ साथ आईएमएफ के हवाले से बात करेंगे। सऊदी अरेबिया एंड आईएमएफ की जो हम कह सकते हैं एक जॉइंट इवेंट दिखाई दिया है अभी, जो कि एक जारी है और इस कॉन्फ्रेंस के अंदर वजीर ख़जाना यानी फाइनेंस मिनिस्टर साहब औरंगजेब साहब की जो है वो एक शिरकत देखी गई है। अच्छा, इसके अंदर ये भी एक बड़ी खुशाइन बात है कि साइडलाइंस पर बहुत सारी मीटिंग्स होती हैं, कुछ अरब चैनल्स को इंटरव्यूज़ दिए हैं। इन इंटरव्यूज़ के अंदर वाज़े तौर पर यह दिखाई दे रहा है कि इकॉनमी के हवाले से पाकिस्तान की सक्सेस स्टोरी वाज़े तौर पर दिखाई दे रही है। आज इसके हवाले से भी बात करेंगे और साथ साथ हम बात करेंगे पाकिस्तान एंड रशिया के हवाले से, जो कि एक मालबरदार ट्रेन का जो एक ऑपरेशन है वो इस मार्च से मुतवक्के है, यानी कि मार्च मंथ के अंदर ये स्टार्ट हो जाएगा। ऑफ कोर्स पाकिस्तान और रशिया के लिए, बोथ ये कंट्रीज़ के लिए बहुत अच्छी बात होगी। आज इसके हवाले से ही बात करेंगे और साथ साथ आपको एक और गुड न्यूज़ देना ज़रूरी है, वो ये है कि पेट्रोलियम प्राइसेस में रिडक्शन देखी गई है फोर्टनाइटली, जो एक रिव्यू होता है उसके अंदर। तो इसके हवाले से एक रिपोर्ट है, वो भी देखें, फिर वापस आते हैं और इस रिडक्शन के हवाले से भी बात करेंगे कि क्या इम्पैक्ट होगा इकोनॉमी के ऊपर। सो लेट्स हैव अ लुक ऑन द रिपोर्ट एंड प्लीज कम बैक। पाकिस्तानी मईशत में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का किरदार इंतहाई अहम है, क्योंकि ये न सिर्फ आम सार्फिन बल्कि सनत, ज़राअत और ट्रांसपोर्ट के शोबे पर भी बरह रास्त असर डालती हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमत में कमी आवाम के लिए एक खुशाइन खबर है, जो महंगाई के दबाव में कमी का बायस बन सकती है। वजारत खजाना के हालिया एलामिये के मुताबिक हुकूमत ने पेट्रोल, डीजल, मिट्टी के तेल और लाइट डीजल ऑयल की कीमतों में कमी की है, जिससे आम आदमी को रिलीफ मिलेगा। पेट्रोल की नई कीमत 256 रुपये 13 पैसे फी लीटर, जबकि हाई स्पीड डीजल 263 रुपये 95 पैसे फी लीटर हो गया है। मिट्टी का तेल 3 रुपये 20 पैसे सस्ता होने के बाद इसकी नई कीमत 164 रुपये 63 पैसे मुकर्रर की गई है, जबकि लाइट डीजल ऑयल की कीमत में सबसे ज्यादा 5 रुपये 25 पैसे की कमी की गई है, जिसके बाद इसकी नई कीमत 155 रुपये 81 पैसे हो गई है। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में कमी के बायस मौजूदा हुकूमत ने आवाम को फौरी रिलीफ देने के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान किया है, जिसके नतीजे में महंगाई में कमी होगी और अशियाए ज़रूरिया की कीमतों पर इसके मुस्बत असरात मुरतब होंगे। हुकूमत आलमी मंडी में कीमतों के रुझान को देखते हुए आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाने की पॉलिसी अपनाते हुए तवील मुद्दती बुनियादों पर आवाम को सस्ती तवानाई के वसाइल फराहम करने के इक़दाम कर रही है। जी, रिपोर्ट आपने देखी है। इन तमाम चीज़ों पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में एक गेस्ट मौजूद है, उनको खुशामदीद कहेंगे। आज हमारे साथ एक लेडी गेस्ट मौजूद है, अम्मारा शाहरुख साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। आप फाइनेंशियल एनालिस्ट भी है, मेंबर है पीआरसी CSF के और थिंक टैंक, साथ साथ इंटरनेशनल रिलेशन के एक्सपर्ट भी हैं आप, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, वेरी वार्म वेलकम इन द प्रोग्राम। थैंक यू नताशा फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। अमारा, क्या कहेंगी? आज हम देख रहे हैं फोर्टनाइटली विजिट हुआ, पेट्रोलियम प्राइसेस में कमी देखी गई, साथ साथ ये बड़ा एक इम्पैक्ट होता है इकोनॉमी के ऊपर, खासकर जो एक इन्फ्लेशन बिल्डअप हो रहा होता है, और अब हम देख रहे हैं कि रिडक्शन की गई है पेट्रोलियम प्राइसेस में। क्या इनपुट है आपका?
अब अगर बात करें एनर्जी सेक्टर की, तो सबसे पहले तो एक चीज़ आती है कि हम लोग वैसे ही हिस्टोरिकली देखा जाए तो बड़ा कंफ्यूजन का शिकार रहे हैं एनर्जी सेक्टर के हवाले से, कि हमने हाइड्रो के ऊपर फोकस करना है। एक डैम बना वर्ल्ड्स बिगेस्ट डैम पाकिस्तान का, उसके बाद मज़ीद कोई उसके ऊपर काम नहीं हुआ। फ्यूल हम परचेज़ कर रहे हैं, तो फ्यूल परचेज़ करके जो हम इस वक्त बना रहे हैं एनर्जी, तो उससे भी हमें कोई ख़ास फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो अब अगर ये प्राइसेस इसके रिड्यूस की गई हैं तो दैट इज़ रियली अ गुड ये तो ऑफ कोर्स फोर्टनाइटली विजिट है और इसमें तो एक इम्पैक्ट होगा ही इन्फ्लेशन के ऊपर। अच्छा, हमारा क्या कहेंगी इकोनॉमी के हवाले से, खासकर हम देख रहे हैं पॉलिसीज़ गवर्नमेंट की काफ़ी रिलैक्सेशन देखी गई है, और ख़ासकर अगर हम बात करें पाकिस्तान सऊदी रिलेशनशिप के हवाले से, आपने ये न्यूज़ भी देखी, पूरे रीजन के अंदर बहुत अच्छे रिलेशंस देखे जा रहे हैं। यस डेफिनेटली। ये इसको तो मेरी जो इंसाइट है उसके हिसाब से तो ये रिलेशनशिप पाकिस्तान और सऊदी का इतना स्ट्रॉन्ग है, ये एक बॉन्डिंग है, ये एक स्पिरिचुअल बॉन्डिंग है हमारी उनके साथ। तो अगर इकोनॉमी के उसके हवाले से अगर हम लोग आपस में इंटैक्ट हो जाएं, और इन चीज़ों में अभी एआई से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें जो हमारे काफ़ी सेक्टर्स में नीडेड हैं। एआई में हमारा कंट्री सऊदी अरब से इस वक्त पीछे है डिफरेंट सेक्टर्स में, एजुकेशन सेक्टर में भी और हेल्थ सेक्टर में भी और डिफेंस में भी। ये चीज़ें हमें अब अपने उनके साथ कोलैबोरेशन करके उनके बैलेंस में लानी चाहिए। बिल्कुल सही फरमाया आपने। अच्छा, साथ साथ हम देख रहे हैं प्राइम मिनिस्टर साहब की भी मुलाकातें देखी जा रही हैं वर्ल्ड बैंक से, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, तो इकोनॉमी के नंबर्स को आप कैसे देखती हैं? इकोनॉमी के नंबर्स में देखिए कि अभी सिर्फ नेशनल इकोनॉमी की मैं सिर्फ बात करूं तो हमें 6 बेसिक स्टेप्स के बारे में फोकस करने की ज़रूरत है कि इस वक्त पिलर्स जो हैं इकोनॉमी के, पिलर्स हमारे कंट्री के, वो क्या क्या हैं। सबसे पहले हम तो बचपन से सुनते आ रहे थे, अपने कोर्स में हमने पढ़ा था कि इट्स एग्रीकल्चरल कंट्री। एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या रिफॉर्म्स हुई हैं, क्या मॉडिफिकेशंस हुई हैं, वो करने की ज़रूरत है ताकि हमारे उस एक सेक्टर को एम्पावर किया जाए। बिजनेस सेक्टर, फिर आ जाता है हमारा पावर सेक्टर और मिनरल्स। सबसे बेसिक चीज़ कि हमारे कंट्री की 30% एरिया में सिर्फ बलूचिस्तान में अगर ले लें तो इट इज़ अबाउट $7 ट्रिलियन के हमारे वहाँ पे एसेट्स मौजूद हैं, नेचुरल रिसोर्सेज, इनको हम इस्तेमाल में ला सकते हैं। अच्छा, आपने सही बोला कि इसको एक बाकायदा इंडस्ट्री की सूरत दी जाए, क्योंकि हम लोग वहाँ से जो भी रॉ मटेरियल वहाँ से हम जनरेट कर रहे हैं, एक्सक्रीट कर रहे हैं, उसको हम एज इट इज़ एक्सपोर्ट कर देते हैं। उसको रिफ़ाइन करके उसको एक उसमें ला के प्रॉपर शेप में ला के अगर उसको एक्सपोर्ट किया जाए तो वो उससे भी हमारी इकोनॉमी के ऊपर बड़ा अच्छा असर पड़ सकता है। बिल्कुल सही फरमाया मिनरल्स आपने। और नेचुरल रिसोर्सेज को एक प्रॉपर इंडस्ट्री का दर्जा दिया जाना चाहिए। माइनिंग एंड मिनरल सेक्टर को एक इंडस्ट्री का दर्जा दिया Definitely. जाए। एसआईएफसी के अंदर बहुत सारे एफर्ट की गई है माइनिंग एंड मिनरल सेक्टर के हवाले से, और रेकॉर्डिंग हम देख भी रहे हैं, इसी का एक मुंह बोलता सबूत है। अच्छा, हमारा ये भी बताइए कि माइनिंग एंड मिनरल सेक्टर की बात करिए, बहुत सारा पोटेंशियल देखा जा रहा है, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इंटरनेशनली भी देखी गई, लोकली भी बहुत इसके ऊपर काम हो रहा है, और इसके अंदर इतने सारे मिनरल्स मौजूद हैं, चाहे वो जेम्स स्टोन्स की बात करें हम, या फिर हम बात करें स्टोन्स मार्बल है, की। ऑयल है, कोल है, बहुत कुछ है जी। सिर्फ बलूचिस्तान के अंदर ही आप देखें कि जितने भी हमारे जियोलॉजिस्ट हैं वो वहाँ पे रिसर्च कर चुके हैं, उनको इस चीज़ की असेसमेंट हो चुकी है, पर गवर्नमेंट को इसके बारे में स्टेप लेने की ज़रूरत है। एसआईएफसी के थ्रू बिल्कुल ही, और ये देखा Definitely. भी जा रहा है एफर्ट। इसे इंडस्ट्रियलाइज कर दिया जाए, इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, इससे इकोनॉमी में काफ़ी बैलेंस आएगा। हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज में पाकिस्तान रिच है, इट्स रिच। नेचुरल रिसोर्सेज में पाकिस्तान रिच है ऑफ कोर्स। और पाकिस्तान और रशिया के हवाले से बात करेंगे, अब एक और रिलेशन स्टार्ट हो रहा है मार्च के अंदर। हम देखेंगे कि कोई हमारे पास जो है वो जो एक ट्रेडिंग एस्पेक्ट है वो थोड़ा सा मजीद जो है वो एक डिस्कवर होगा, और माल बरदार जो गाड़ियां हैं वो स्टार्ट हो जाएंगी या ट्रेन स्टार्ट हो जाएगी। तो कैसा लग रहा है कि ये पाकिस्तान और रशिया जब जॉइंट हैंड करेंगे, थोड़ा सा ट्रेडिंग होगी और थोड़ा सा बिजनेसेस जनरेट होंगे, क्या लग रहा है आपको B2B कितना रिलेशन स्ट्रॉन्ग होंगे? नताशा, जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन के हिसाब से पाकिस्तान के लिए बहुत ही पॉजिटिव स्टेप है। मैं इसको बहुत डीप इंसाइट से देख रही हूँ कि हमें इस अपॉर्चुनिटी को इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। देखिए, इसमें सिर्फ पाकिस्तान और रशिया नहीं है, इसमें बहुत सारे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ भी आ रहे हैं। इसमें स्ट्रेटजी, इकोनॉमी, वर्ल्ड पीस, तीनों चीज़ें इन्वॉल्व हो रही हैं। आई एम ऑलरेडी वर्किंग फॉर अ थिंक टैंक पाकिस्तान के, एक इट्स ओनली थिंक टैंक ऑफ पाकिस्तान,
PRCCSF. This stands for Pakistan Research Center for Future and Community Shared Future. तो हम लोग काम करते हैं CPEC के ऊपर. My subject is BRI. We make the documentaries and upload to the website. हमारा काम सारा रिसर्च का होता है. रिसर्च में ये सारी चीज़ें आ जाती हैं. अब CPEC ही आप सिर्फ ले लें कि जी चाइना पाकिस्तान में कितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहा है. हमें सिक्योरिटी, वर्ल्ड पीस और इकोनॉमी, स्ट्रेटजी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सब चीज़ों को साथ साथ बैलेंस करके इसमें हमें देखने की ज़रूरत है. लेकिन इस अपॉर्चुनिटी को, ये जो ट्रेन चलने वाली है, इसको हम बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ कर सकते हैं. इसमें हमारे पास बिजनेस आ सकता है, इसमें हमारे पास ह्यूमन रिसोर्सेज आ सकते हैं. अच्छा, सबसे पहली बात कि चाइना की डेवलपमेंट को देख के मैं एक चीज़ को सोचती हूँ कि सेल्फ सस्टेनेंस, आप जब खुद के ऊपर इतना आपको फेथ हो जाता है कि आप खुद अपनी इकोनॉमी जनरेट कर सकते हैं, तो चाइना इज़ अ वेरी बिग एग्जांपल. हमें दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए. बिल्कुल. हमें सेल्फ क्रिएशन हमारी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए. उसके लिए गवर्नमेंट हमें सपोर्ट करे, बिजनेस सेक्टर को सपोर्ट करे, एग्रीकल्चर सेक्टर को सपोर्ट करे, प्रॉपर पॉलिसीज बनाई जाएं, रिफॉर्म्स लाई जाएं और मॉडिफिकेशन ज़रूरी है. सेल्फ सफिशिएंसी और मॉडिफिकेशन बहुत ज़रूरी है. मॉडिफिकेशन हमारे पावर सेक्टर में बहुत ज़रूरी है. हमारा जो पावर का सिस्टम है, जनरेशन सिस्टम, बहुत ही आउटडेटेड है, बहुत पुराना है. बहुत सी चीज़ें, उसमें भी फ्यूल का ज़्यादा कंजम्पशन है. राइट. चलिए, फ्यूल की ही बात हो रही है तो यहाँ पे आपको एक गुड न्यूज़ देना ज़रूरी है. फर्नेस ऑयल की एक्सपोर्ट अभी हम देख रहे हैं ऑल टाइम हाई पे दिखाई दे रही है. फर्नेस ऑयल हम कह सकते हैं कि हमारी मार्केट्स के अंदर हम से जब फ्यूल प्रिपेयर करते हैं तो साथ साथ ये भी देखा जाता है कि इससे एनर्जी के हवाले से जो है वो चीज़ें जो है वो सामने आएंगी. आज हम 100 इंडेक्स के हवाले से भी बात करेंगे. अपडेट्स देखते चलते हैं आज के मार्केट के 100 इंडेक्स क्या रहे. लेट्स हैव अ लुक. सबसे पहले ओपन हुई मार्केट 1,12,085.29 के लेवल पर. हायर साइड मार्केट गई 1,12,524.8. लोअर वाज 1,11,513.66 एंड फाइनली क्लोजर 1,11,743.53 यानी कि 341.76 का डिक्लाइन देखा गया. थोड़ा सा ये परसेप्शन होता है कि वीक का आगाज़ थोड़ा सा विदर्ड देखा गया. तो इट्स नॉट अ बिग डील कि आज एक फ्लैट नोट है, बट वीक का स्टार्टिंग है और साथ साथ हम कह सकते हैं कि मार्केट पोटेंशियल इतना ज़्यादा देखा जा रहा है. और इन तमाम चीज़ों को देखते हुए अगर मार्केट के अंदर 300 और अबव पॉइंट्स का डिक्लाइन हो गया तो ये इससे कोई बड़ी बात नहीं है. आने वाले दिनों में मजीद 4 सेशंस बाकी है और मजीद हम मार्केट के अंदर एक्टिविटीज़ देखेंगे. अमारा शाहरुख साहबा हमारे साथ मौजूद है, मजीद बात करेंगे. हमारे इकोनॉमी के हवाले से बात हो रही है, आपने माइनिंग एंड मिनरल सेक्टर के हवाले से एक डिटेल डिस्कशन की. मैं चाहती हूँ एग्रीकल्चर सेक्टर के हवाले से बताएं. बहुत पोटेंशियल दिखाई दे रहा है एग्रीकल्चर सेक्टर में. डेफिनेटली एग्रीकल्चर सेक्टर में वही बात है कि रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है, मॉडिफिकेशंस की ज़रूरत है, AI को उसमें इन्वॉल्व किया जाए, हमारे इक्विपमेंट को अपडेट किया जाए. और सबसे पहली चीज़ के देखें, हमारे पास लैंड का सबसे बड़ा वो था. एक तो वाटर मैपिंग की ज़रूरत है हमें. हमारे रिवर्स जो हैं उनकी हालत आपको पता है, सबके सामने है कि इंडिया ने डैम्स पे डैम्स बना के हमारे पानी के ऊपर जिस तरह कब्जा किया हुआ है. वाटर मैपिंग सबसे पहली चीज़ है इस वक्त. उसके बाद क्योंकि इरिगेशन ही सबसे बेस्ड करती है एग्रीकल्चर के ऊपर, द बेसिक थिंग, क्योंकि हमारा इट्स नॉट अ रेन. हमारे पास एक बेस्ट इरिगेशन सिस्टम था पूरे एशिया में. उसी को ही अगर सस्टेन किया जाता, हमारी गवर्नमेंट उसी पे ही अगर फोकस कर लेती. सेकेंडली एग्रीकल्चर लैंड. अब हाउसिंग सोसाइटीज़ ने कितना एरिया कवर कर लिया हुआ है. अब हमारे पास एग्रीकल्चर लैंड जितनी है उसमें कितनी कल्टीवेशन हो रही है, उसमें से कितनी क्रॉप्स जो हैं वो जनरेट हो रही हैं, कितना उसमें से वो हो रहा है. एग्रीकल्चर बेस करती है, रियल एस्टेट बेस करती है इकोनॉमी पे, इंडस्ट्री बेस करती है. इंडस्ट्री को एम्पावर किया जाए. हमारा टेक्सटाइल, हमारा स्पोर्ट्स इंडस्ट्री, हमारी और सेक्टर्स जो हैं इंडस्ट्री के, उनको एटलीस्ट मेरे ख्याल से ये चीज़ें अगर ये पिन पॉइंट्स हैं, 6 पिन पॉइंट्स हैं, इन पे अगर फोकस किया जाए, इकोनॉमी हमारी आराम से सेटल डाउन हो सकती है. ऑफ कोर्स गवर्नमेंट की कर्जों से निजात पॉलिसीज हासिल की जा सकती है. हम इंडिपेंडेंट हो सकते हैं. चाइना की मैंने पहले भी एग्जांपल दी. अब क्योंकि हमें चाहिए कि हम पार्टनरशिप्स की तरफ जाएं, हम बिजनेस लाएं, इंटरनेशनल बिजनेस फोरम्स जो हैं उन पे हम अपने बिजनेस को भी इंट्रोड्यूस कराएं और उनको हम अपॉर्चुनिटीज़ दें कि हमारे कंट्री में आके बिजनेस करें. एंटरप्रेन्योरशिप शुरू की जाए.
हमारे पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हमारी बहुत ही स्लो है और बहुत कम है। तो ये चीज़ फ्रस्ट्रेशन भी हमारी यूथ में ला रही है। बल्कि अगर यहाँ पे ये एंटरप्रेन्योरशिप की बात तरफ करना लाया जाएगा, हमारा जरूरी होगा कि आपने कहा कि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स यूज किए जाएं, तो हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान सऊदी अरब काफ़ी इस चीज़ पर फोकस्ड है और अभी भी हम देख रहे हैं कि एक IMF के ताउन से सऊदी अरब के साथ जॉइंटली जो है वो हम देख रहे हैं कॉन्फ्रेंस जारी है और इस कॉन्फ्रेंस के अंदर तमाम हम कह सकते हैं सेक्टर वाइज इकोनॉमी डिस्कस होना और साथ साथ हम कह सकते हैं कि न्यू एवेन्यूज कैसे जनरेट होंगे इसके ऊपर बातचीत की जा रही है। और एम्प्लॉयमेंट का जिक्र हमारा ने किया तो ऑफ कोर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए गवर्नमेंट इस पर काम कर रही है। इंडस्ट्रियल हम देख रहे हैं होराइजन बढ़ रहा है और साथ साथ जो एक हम कह सकते हैं कि इंटरेस्ट रेट में कमी लाना ये एक इसका मुंह बोलता सबूत है कि आने वाले दिनों में मजीद एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। इंटरेस्ट रेट को कैसे देखती हैं? 12% पे आ चुका है, 22% पे था और ऑफ कोर्स अब तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी इससे। एम्प्लॉयमेंट डेफिनेटली जनरेट होगी इससे। तो सबसे पहला फ़ायदा तो सबसे बड़ा हमारे रियल एस्टेट इंडस्ट्री को होगा और वो बूम करेगी और वो करना भी चाहिए। इट्स रियल एस्टेट इंडस्ट्री राइट नाउ इज़ अ बैकबोन ऑफ आवर कंट्री, जो पिछले 2 साल से डिटोरिएशन का शिकार थी। नाउ इट हैज़ टू बी कम अप और उसमें यह है कि हम इंटरनेशनल आर्किटेक्ट्स को हायर कर सकते हैं। हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स की कमी नहीं है, ह्यूमन रिसोर्स को थोड़ा एम्पावर करना चाहिए इंटरनेशनली। और बाकी चीज़ों में भी फिर देख लें, टूरिज़्म को हम इंडस्ट्री का दर्जा दें, टूरिज़्म में मॉडिफिकेशन लाएं, उसमें सिक्योरिटी इन्वॉल्व है, उसमें होटल्स की थोड़ी सी उनकी हालत बेहतर की जाए। और ये एम्बेसीज और कॉन्सुलेट सेक्टर पे ना उनको चाहिए कि वो पाकिस्तान को एक फेवरेबल टूरिज़्म कंट्री के तौर पे पेश करें। इससे हम बहुत सारा अपना इकोनॉमी, हमारे पास बड़े अच्छे मौसम मौजूद है, बड़े अच्छे नज़ारे हैं, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, नेचुरल ब्यूटी। तो ये अट्रैक्ट करने की ज़रूरत है हमें, टूरिस्ट को भी, इसको इंडस्ट्री को भी। दूसरी चीज़ ये कि मरीन इकोनॉमी हमारी, जिसे ब्लू इकोनॉमी हम कहते हैं, उसको भी देखा जाए। अब हम अगर डिफेंस प्रोडक्ट्स को ही सिर्फ देखें, हमारे डिफेंस प्रोडक्ट्स क्वालिटी में भी, प्राइस में भी इंटरनेशनली कम्पीट करते हैं। ये सारी चीजें हाईलाइट करने की जरूरत है। क्योंकि सही कहा, हमारी जब ऑफ कोर्स जब हम JF थंडर बना सकते हैं तो व्हाई नॉट ऑल दीज थिंग्स जो कि हम अभी थोड़ा सा लैक कर रहे हैं, इसके ऊपर बहुत काम हो सकता है और बहुत पोटेंशियल मौजूद है। हमारा हमने ब्लू इकोनॉमी का जिक्र किया, टेक्नो पार्क्स बने, अभी बन भी रहे हैं, इस सेक्टर में काफी काम हो रहा है, काफी रिफॉर्म्स हो रही हैं, पर इसमें मजीद एक तो इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, जो हम इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं, उनको अपॉर्चुनिटीज़ दे सकते हैं। देयर इज़ अ वास्ट पोटेंशियल इन दैट, और काफ़ी काम इसमें ऑलरेडी हो भी रहा है। मैं देखती होती हूँ उसमें काफ़ी फोरम से, आपका शो इसमें बहुत ज़्यादा रोल प्ले कर रहा है और आई वांट टू really appreciate that. Thank you so You are much. doing the fabulous job. We are trying our best कि एक बेहतरीन जो इकोनॉमी के हवाले से पिक्चर है, पाकिस्तान की रियल पिक्चर है, वो हमारे व्यूअर्स तक पहुंचे। आपने ब्लू इकोनॉमी का जिक्र किया, मैं दोबारा पूछना चाहूँगी, ब्लू इकोनॉमी के अंदर, हमारी मरीन लाइफ के अंदर बहुत पोटेंशियल है, कितना ही हम देख रहे हैं एफर्ट्स हो रही है। बहुत है, हमें अपने यूथ को एम्प्लॉयमेंट यहीं पे देनी है ताकि हमारी इकोनॉमी में हमारे यूथ किसी भी उसमें कम नहीं है, ना टैलेंट में, हार्ड वर्किंग भी बहुत है, इंटेलिजेंट भी बहुत है। राइट अच्छा, यूथ की इन्वॉल्वमेंट आपने कहा, सही बात है, और यूथ चाहती भी है कि वो ज़रा इंडिपेंडेंट हो, वो फाइनेंशियली जो है वो थोड़ा सा उनकी इंडिपेंडेंस हो और साथ साथ वो एंटरप्रेन्योरशिप को भी चाहते हैं। तो क्या लगता है थोड़ा सा अगर गवर्नमेंट के हवाले से न्यू पॉलिसीज़ जो यूथ के लिए आ रही हैं, चाहे वो अपना करियर ओवरसीज़ बिल्डअप करना चाहते हो या इन हाउस, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो क्या आप सजेस्ट करेंगे कि आने वाले दिनों में मज़ीद चीज़ें होनी चाहिए? मज़ीद चीज़ें होनी चाहिए, और गल्फ़ कंट्रीज़ के साथ, अरब कंट्रीज़ के साथ मिलके हम इस तरह के उन्होंने एंटरप्रेन्योर सिटीज़ पूरे बनाए हैं, एंटरप्रेन्योर नेशंस बनाए हैं, उन्होंने बाहर से लोग हायर किए हैं, एंड दे ऑल आर फ्रेशर्स, द यूथ, ऑल द यंगस्टर्स, उनमें लेडीज़ भी हैं, उनमें बॉयज़ भी हैं, और ये क्योंकि फ्रेशर्स हैं इसलिए इनको एंटरप्रेन्योरशिप में लाने के जैसे जिस सेक्टर में उनको एंटर किया गया है, दे आर ऑल डूइंग फैबुलस जॉब। मैं इसके ऊपर देख रही थी उस दिन लिंक्डइन के ऊपर इनके वीडियोस, बहुत सारे ऐसे हमारे पाकिस्तान के बहुत से नौजवान हैं जिन्होंने वर्ल्ड वाइड पाकिस्तान का नाम रोशन किया डिफरेंट सेक्टर्स में। AI इज़ ऑन टॉप, राइट। चलें जी, गुफ्तगू जारी है और हमारा आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आज आप तशरीफ लाई, काफ़ी डिटेल डिस्कशन हुई। एक ब्रेक की जानिब चलते हैं, फिर फर्दर प्रोग्राम को कंटिन्यू करेंगे।
वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे इकोनॉमी के हवाले से, साथ साथ अभी ये बताना जरूरी है कि आईएमएफ के जो एक डेलीगेशन है वो और पाकिस्तानी जो हम कह सकते हैं हुक्काम अब बात करने को तैयार हैं तवानाई के हवाले से, जो भी रिफॉर्म्स आएंगे या हम कह सकते हैं कुछ इंसेंटिव्स देना या फिर उसके प्राइस में कुछ कमी करना और घरेलू सारिफीन जिनकी डिमांड होती है। तो साथ साथ इस चीज को टैकल करने के लिए आईएमएफ से मुज़ाकरात किए गए और अब फाइनली अब ये हम कह सकते हैं कि एक कंक्लूजन निकाला गया कि अब आने वाले दिनों में जो एक पावर सेक्टर है इसको थोड़ा सा एड्रेस किया जाएगा, इसके ऊपर थोड़ी सी जो रिफॉर्म्स भी लाए जाएंगे और कुछ प्राइस में कमी जो है वो की जाएगी। तो इसके ऊपर यकीनन एक डिबेट होगी, एक बहुत जबरदस्त किस्म की। तो आज के दिन डिटेल डिस्कशन करेंगे पावर सेक्टर के हवाले से भी और ऑफ कोर्स जो आईएमएफ की टीम है इससे गवर्नमेंट की टीम्स की मुलाकात हुई है तो कितना ज्यादा ये इंपॉर्टेंट होगा, इसका क्या कंक्लूजन होगा, इसके हवाले से बात करेंगे। और साथ साथ जो पाकिस्तान आईएमएफ का नया प्रोग्राम लेने के लिए तैयार है और यहाँ पर ऑफ कोर्स जो ट्रांचेस हैं वो कंटिन्यू होंगी। हम ऑलरेडी एक एसबीए अरेंजमेंट में थे, पहले भी हम ये प्रोग्राम फुलफिल कर चुके हैं। 9 महीने का ये प्रोग्राम था और इसमें पाकिस्तान ने तमाम कंडीशनैलिटीज को फुलफिल किया और अब हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में अब जो एक सेकेंड ये जो एक आईएमएफ का एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी स्टार्ट हुआ है तो इसके अंदर काफी सारी चीजें हैं जिसकी कंडीशनैलिटीज को फुलफिल करना, न्यू रिफॉर्म्स लाना, साथ साथ हम कह सकते हैं कि तमाम जो लूप होल्स थे या बग्स थे उनको फिक्स करके आगे बढ़ना। तो आईएमएफ के हवाले से भी बातचीत करेंगे, साथ साथ पाकिस्तान में जो पानी के और हम कह सकते हैं ज़राई शोबे के जो कुछ रिफॉर्म्स थे उसके हवाले से भी बात होगी। इसमें वर्ल्ड बैंक ने जो है वो कुछ इसके ऊपर सजेशंस दी हैं, उनके हवाले से भी बात करेंगे। इन तमाम चीज़ों पर बात करने के लिए ओवर कॉल हमारे साथ मौजूद हैं खाकान वहीद ख्वाजा साहब, आप बिजनेसमैन हैं, उनको वेलकम करेंगे इन द प्रोग्राम। अस्सलाम वालेकुम सर, वेरी वार्म वेलकम इन द प्रोग्राम। अस्सलाम वालेकुम। सर क्या कहेंगे जब हम देख रहे हैं पाकिस्तान अपने रीजन के अंदर काफी एक हम कह सकते हैं ना कि बिजनेस रिलेशनशिप स्ट्रांग करने में कामयाब हो रहा है, चाहे हम चाइना के हवाले से बात करें या हम बात करें सऊदी रिलेशंस के हवाले से, तो वहीं हम देख रहे हैं कि इन जो एक हाउस लोकल यानी कि जो एक तौर पे जो है वो कुछ इश्यूज है उनको भी एड्रेस करना जरूरी है। तो इकोनॉमी की बेहतरी के लिए आईएमएफ की कंडीशनैलिटीज को फॉलो करना और खासकर अब पावर सेक्टर के ऊपर बात करना कितना इंपॉर्टेंट है? देखिए जी, सबसे पहले तो आई थिंक मैं इस अपनी गवर्नमेंट को मुबारकबाद पेश करता हूँ और स्पेशली प्रेसिडेंट जरदारी को कि उन्होंने जिस तरह इनिशिएट लिया और एक पावर पॉलिटिक्स से हट के उन्होंने अपने मुल्क को तरजीह दे के सबसे पहले और इकोनॉमी और पावर जो हमारे सबसे एनर्जी का प्रॉब्लम इस वक्त मुल्क में रेज हुआ है उसको सॉर्ट आउट करने के लिए चाइना पर फोकस किया। तो आई थिंक दिस इज द बेस्ट सोल्यूशन जो हम अपनी जो एनर्जी की सोर्सेज को इंक्रीज करने के लिए हम चाइना और रशिया की तरफ इंक्लाइंड हो रहे हैं और ये बेस्ट स्टेप है मेरी नज़र में। और आने वाले वक्त में मोस्ट प्रॉब्ली इंशाल्लाह ताला आई थिंक कि चाइना के साथ कोलैबोरेशन और स्पेशली एनर्जी में और वो हमारे मुल्क को बहुत बड़ा फायदा मिलेगा इंशाल्लाह ताला। सर इसके साथ साथ हम आईटी सेक्टर के अंदर भी देख रहे हैं थोड़ा सा वर्ल्ड बैंक की अगर थोड़ा सा हम कह सकते हैं ना इन्फ्लुएंस को भी देखा जाए और कंट्री फ्रेमवर्क पार्टनरशिप के हवाले से जो एक प्रोग्राम है इसमें $40 बिलियन के हवाले से एक इंडक्शन की बात चल रही है पाकिस्तान के साथ। अच्छा, थोड़ा सा इसमें एजुकेशन सेक्टर को देखना जरूरी है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे जहां बात होगी वहां एजुकेशन को फोकस करना भी नीड ऑफ द आवर समझा गया है। तो आप क्या समझते हैं एजुकेशन सेक्टर की बेहतरी के लिए पाकिस्तान ऑफ कोर्स वर्ल्ड बैंक के ताउन से क्या क्या चीजें कर सकता है और आने वाले दिनों में जो खासकर हम कह रहे हैं ना 10 साल का वक्त रखा गया है 25 से 35 तक 2025 से 2035 तक, कितना ज्यादा आप समझते हैं इस पोटेंशियल को यूटिलाइज किया जा सकता है और हमारे पास कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये? हमारे पास एक्चुअली एजुकेशन में तो देखें हम लोग एजुकेशन में तो हम लोग मोस्ट प्रॉब्ली चाइना के साथ पहले से काफ़ी इन कोलैबोरेशन में हैं और प्रेजेंटली ये हम टेक्नोलॉजी में और पावर सेक्टर में ये हम मोस्ट प्रॉब्ली ऐड हो रहे हैं और यही सबसे बड़ी हमारी कामयाबी है। लेकिन एजुकेशन में स्पेशली
मेडिकल साइड पे उनकी टेक्नोलॉजी और एजुकेशन में और मेडिकल साइड पे स्पेशली जो नए ये उनकी रिसर्च हो रही है उसमें हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा है। तो पाकिस्तान को उसमें जो नेक्स्ट स्टेप में वो बहुत ज़्यादा इसको हम फ़ायदे में देख रहे हैं। R&D का आपने जिक्र किया, ऑफ कोर्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नीड ऑफ द आवर है। और साथ साथ अगर हम इंडस्ट्रीज से इसको कोलैब कर दें, क्योंकि एकेडमिया एंड इंडस्ट्रीज अब हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा लिंकेज देखा जा रहा है, अदरवाइज थोड़ा सा एक गैप था जो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा था। तो इस गैप को ख़त्म करने के लिए क्या कर रहे हैं, और ख़ासकर जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको भी थोड़ा सा आगे बढ़ के एकेडमिया की तरफ आना चाहिए? देखिए, हमारा एक प्रोग्राम है जिसमें हम ई कॉमर्स की तरफ अभी हम जा रहे हैं। उसमें हम इंडस्ट्रियलिस्ट को भी शामिल कर रहे हैं। उसमें हम जितने भी हमारी एलीट क्लास है उनके हम करीब जाके उनको हम ई कॉमर्स की तरफ कन्वर्ट कर रहे हैं। एक्चुअली चाइना की जो इंडस्ट्री की डेवलपमेंट और इकोनॉमी की डेवलपमेंट हुई है वो ई कॉमर्स की वजह से हुई है। उनकी सपोज एक फैक्ट्री है और एक मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है, उसमें अप्रॉक्सीमेटली 100 से 200 जो उनके स्टूडेंट्स हैं वो उनको ई कॉमर्स की वजह से उनकी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। तो दिस इज द बेस लाइन जो कि इकोनॉमी को बूस्ट करते हैं। और आई थिंक कि ये चाइना की सबसे बड़ी पावर थी जो उनके पॉपुलेशन में उन्होंने यूटिलाइज किया और उसमें कामयाबी उनको हुई है। तो आई थिंक कि अगर पाकिस्तान में भी हमारी मेन ई कॉमर्स पे फोकस किया जाए तो यूथ बहुत उसको बेनिफिट दे सकती है। आई थिंक सो। राइट जब यूथ की बात हो रही है तो यूथ के लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना, साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि यूथ के लिए जो एक फंडामेंटल्स हम कह सकते हैं ग्रोथ के हवाले से काम करना वो ज़्यादा ज़रूरी है। जी मज़ीद भी बात करेंगे, और साथ साथ हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत में कमी देखी गई है। ऑफ कोर्स जो पेट्रोलियम प्राइसेस हैं उसके अंदर कमी देखी गई है, और ये कमी का इम्पैक्ट हम देखेंगे कि इन्फ्लेशन पे आएगा। इन्फ्लेशन से राइटली जो है वो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा, इसके हवाले से बात करेंगे। साथ साथ हम बात करेंगे अपडेट्स हमारे पास कमोडिटीज़ की रेडी है, वो हम देखते चलते हैं आज की मार्केट में कमोडिटीज़ अपडेट्स क्या रही। कमोडिटीज में सबसे पहले गोल्ड की पर तोला प्राइस 3,01,423 रुपीज, गोल्ड पर 10 ग्राम 2,58,696 रुपीज। इंटरनेशनल गोल्ड एट पारोस 2,882.88 डॉलर, ऑयल WTI पर बैरल 70.94 डॉलर, ऑयल ब्रेंट क्रूड पर बैरल 74.92 डॉलर। आज के दिन हम देख रहे हैं ऑयल प्राइसेस में जो कमी देखी गई है। साथ साथ हम देख रहे हैं अरब लाइट जो कि पाकिस्तान बाय करता है 78 डॉलर के अराउंड जो है वो दिखाई दे रहा है। साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि ऑयल प्राइसेस में जो है वो एक इम्पैक्ट आएगा, तो हम इसका एक इम्पैक्ट जो है वो रेगुलर इंटरेस्ट रेट के हवाले से भी देखेंगे। और साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि पाकिस्तान, थोड़ा सा आपको ये एक बैकग्राउंड बताना जरूरी है कि पाकिस्तान एंड सऊदी रिलेशनशिप के हवाले से बात हो रही है। इंट्रोडक्शन में भी हमने बताया था कि पाकिस्तान एंड सऊदी रिलेशनशिप जो कि एक तमाम सेक्टर्स पे यानी कि कुछ अहम सेक्टर्स पे दिखाई दे रहा है, और ऑफ कोर्स ये जो सेक्टर्स है वो जब इनके जॉइंट वेंचर्स होंगे तो इससे बाकायदा तौर पर जो है वो चीज़ें वाज़े तौर पर दिखाई देंगी। इन तमाम चीज़ों पर बात करने के लिए इन द स्टूडियो हमारे साथ खाकान वहीद ख्वाजा साहब ज्वाइन कर रहे हैं, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेरी वार्म वेलकम इन द प्रोग्राम। थैंक यू। क्या कहेंगे, ऑफ कोर्स अब चीज़ें बेटरमेंट की तरफ आ रही है, जैसे हम बात कर रहे थे। IMF के जो हम प्रोग्राम्स फुलफिल करते आ रहे हैं, हमने SB अरेंजमेंट देखा 9 मंथ्स का प्रोग्राम, फिर उसके बाद हमने ये EFF यानी कि एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी देखा। कुछ सेक्टर्स हैं जिन पर काम करने की ज़रूरत है, अपने डेट को कंट्रोल करना, अपने ग्रास रूट लेवल से लूप होल्स को फिक्स करना। जी बिल्कुल, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह ये जो हमारी लास्ट ईयर दिसंबर में स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल जो बनी थी, इस पे ये बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट पे इनका फोकस था, और इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, और जिसमें बिजनेस डिफरेंट बिजनेस जो फील्ड थी उन्होंने अपनी प्रपोजल्स दी। लाइक सपोज
हमारा सबसे बड़ा फोकस था कि हम फॉरेन एक्सचेंज विदाउट लोन एंड मार्कअप मुल्क में लाया जाए, बिजनेस लाया जाए। बिजनेस लाया जाए एक और चीज़ है, और इन्वेस्टमेंट लाया जाए एक और चीज़ है। अच्छा जी, ये Okay. इज टोटली डिफरेंट। जब आप बिजनेस की बात करते हैं तो एक बिजनेसमैन दूसरी कंट्री से आएगा तो ऑब्वियसली वो कमाने आएगा। इनिशियली पहले 2 सालों में तो हमें फ़ायदा मिल जाएगा, लेकिन आफ्टर दैट जब प्रॉफिट आना शुरू होगा तो वो फिर लेकिन सर obviously- जो इन्वेस्टर आएगा वो भी तो कमाने ही आएगा ना। इन्वेस्टर क्यों इन्वेस्ट करेगा पाकिस्तान डेफिनेटली। में? तो हमने ये प्लान किया है कौंसिल के साथ मिलके कि पाकिस्तान में हम वो अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करें जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो हमारी अपनी हो, उस पर वो लोन ना हो, वो इन्वेस्टर के पैसे ना हो। तो उसमें मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ कि जैसे दुनिया में जर्मनी है, उसको अप्रॉक्सीमेटली 800,000 नर्सिस की ज़रूरत है। इसी तरीके से जापान है, उनको नर्सिंग की ज़रूरत है, और ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर आप देखें पैरामेडिकल स्टाफ की बहुत जरूरत है। ऑफ कोर्स। तो उसके लिए हमने क्या किया है कि जो जितने पूरे पाकिस्तान में नर्सिंग कॉलेजेस हैं उनको सीट्स अवेलेबल हैं, उनको हमने रिक्वेस्ट करके इवनिंग भी क्लासेस शुरू कर दी हैं, क्योंकि इवनिंग में इंफ्रास्ट्रक्चर जितना भी था वो ऑलमोस्ट 2 बजे के बाद बंद हो जाता था। यू आर वेरी राइट सर, लेकिन हम देख रहे हैं कि ज्यादातर जो यंगस्टर्स होते हैं उनकी करियर काउंसलिंग भी जरूरी है। Yeah. यानी कि उनको अपना करियर ओरिएंटेशन के लिए भी एक थोड़ा प्लेटफॉर्म चाहिए, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि वो अपना जो एक करियर है वो ओवरसीज भी बिल्ड कर सकते हैं और बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है। तो कैसे यूटिलाइज करेंगे, यानी कि जो यंगस्टर्स हैं उनको क्या करना चाहिए? आप देखते हैं वेस्ट के अंदर ही कल्चर है कि उन्होंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की और फौरन अपनी जो खुद एजुकेशन को स्पॉन्सर करना शुरू किया। ये नहीं कि अपने जो पेरेंट्स हैं उन पे पैरालाइज जो है वो बन के बैठे हुए पैरासाइट्स। एक्चुअली अगर आप यूरोप को और स्टेट्स को, इनको हम कंपैरिजन नहीं कर सकते। हमारा जो कल्चर है और हमारा जो सिस्टम है वो पेरेंट्स बेस्ड होता है। पेरेंट्स हमेशा पहले भी पास में भी वो बच्चों को प्रमोट करते रहे हैं, उनके फाइनेंस अरेंज करते रहे हैं, और फ्यूचर में भी यही होता रहेगा। ये आफ्टर लेकिन ये जो एक स्टीरियोटाइप सिस्टम है, ये तो हमारे, हम कह सकते हैं नेबरहुड में इसमें थोड़ा सा ये ब्रेक हुआ है। और पाकिस्तान में भी ये ब्रेक होना स्टार्ट हो गया है। देखिए, करियर काउंसलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट और पाकिस्तान में शुरू हो रहा है, लेकिन इट टेक्स टाइम लाइक 20 और 30 और 40 इयर्स। इसमें अभी टाइम लगेगा, लेकिन हमने कोशिश ये की है कि जो हमारे ये सेगमेंट है उससे फॉरेन एक्सचेंज कैसे आए। तो हमने अपनी नर्सेस को फॉरेन लैंग्वेज पढ़ानी शुरू कर दी है कि जैसे ही उनकी 4 इयर्स डिग्री कंप्लीट होती है, वो इन मुल्कों में लाइक जर्मनी में, जापान में और साउथ कोरिया में, इवन सऊदी अरेबिया में बहुत मेल्स स्टाफ रिक्वायर्ड है। अच्छा, अब हम जब ओवरसीज ही बात कर रहे हैं और ये टॉपिक थोड़ा सा डिबेट स्टार्ट हो गई है, तो सिर्फ नॉट इन हम कह सकते हैं कि मेडिकल सेक्टर, यहाँ पे हॉस्पिटैलिटी सेक्टर और डिफरेंट लेबर क्लास, ब्लू कॉलर, ये तमाम अपॉर्चुनिटीज तो मौजूद है। जी, अपॉर्चुनिटीज मौजूद हैं, लेकिन हम लोग बेसिकली सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स आई थी, तो उस सेक्टर में जो टूरिज्म वो नहीं बढ़ सका। जो हॉस्पिटल और मेडिकल साइड की अगर बात करते हैं तो यस, दुनिया में डेंटिस्ट्री सबसे सस्ती हमारे मुल्क में है, और अभी भी बहुत से अब्रॉड, इवन मैंने लास्ट ईयर जब डेंटल हॉस्पिटल्स का थोड़ा सा रिसर्च किया था, तो उसमें मुझे ये पता चला था कि अप्रॉक्सीमेटली आपको ये मिलियंस ऑफ पाउंड्स आपको इस सेक्टर से आए थे, डेंटिस्ट्री सेक्टर से। वाओ, इट मींस कि डॉलर यानी कि अपने फॉरेक्स रिजर्व्स जो हैं, हम सिर्फ एक्सपोर्ट सेक्टर और रेमिटेंसेस के थ्रू नहीं बल्कि और भी सेक्टर्स हैं जिनके अंदर बहुत रिक्वायरमेंट है, इससे बढ़ा सकते हैं। अच्छा सर, थोड़ा सा मैं इन हाउस हम कह सकते हैं थोड़े इश्यूज हैं उनके हवाले से बात करना ज़रूरी है। हमने देखा कि पावर सेक्टर जो कि हम एड्रेस नहीं कर पाते थे, लेकिन अब IPP से निगोशिएट करना, और साथ साथ IMF की भी वन ऑफ कंडीशनैलिटी थी कि पावर प्राइसेस जो है वो आपकी थोड़ी कम नहीं होंगी, लेकिन अब फाइनली हम टेबल टॉक पे ले आए IMF को, और ये जो टीम आई है इससे मुज़ाकरात हो रहे हैं। क्या आउटकम हो सकता है आने वाले दिनों में, क्या फ्यूचर देखते हैं आप? डेफिनेटली गवर्नमेंट विल सक्सीड इंशाल्लाह ताला, और क्योंकि हमने जो ट्रेंचेस हैं अकॉर्डिंगली और उनके जो पॉइंट्स हैं वो हमने कवर कर लिए हैं,
और मोस्ट प्रॉब्ली आपके एनर्जी सेक्टर भी, उसके भी रेट्स कम होंगे, और जो हमारा लोअर जो फॉर्मेशन क्लास है उनको Right. बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलने वाला है डेफिनेटली। चले जी, वेल थैंक यू सो मच। खाकान वही साहब हमारे साथ मौजूद रहे, काफ़ी डिटेल एनालिसिस। हम देख रहे हैं कि तमाम जो सेक्टर्स हैं इनके अंदर काम होता हुआ दिखाई दे रहा है। करेंसी रेट्स के हवाले से बात करते चलते हैं, अपडेट्स हमारे पास मौजूद है, आपके साथ शेयर करेंगे। करेंसी रेट्स आज की मार्केट में क्या रहे। सबसे पहले यूरो बाइंग रही 291.49 के लेवल पर, सेलिंग वाज 292.02। यूके पाउंड बाइंग रही 349.81, सेलिंग वाज 350.44। यूएस डॉलर बाइंग रही 279.1, सेलिंग वाज 279.6। एंड लास्टली चाइनीज ऑन बाइंग रही 38.48, सेलिंग वाज 38.55। जीसीसी करेंसी अपडेट्स में सबसे पहले सऊदी रियाल बाइंग रही 74.09, सेलिंग वाज 74.22। यूएई दिरहम बाइंग एट 76.17, सेलिंग वाज 76.31। ओमानी रियाल बाइंग रही 721.75, सेलिंग वाज 723.16। एंड लास्टली कुवैती दिनार बाइंग रही 901.34, सेलिंग वाज 902.96। ये थे फॉरेक्स रेट्स आज की मार्केट में। और हम देख रहे हैं मार्केट का जो स्टैंस है वो थोड़ा सा आज के दिन स्टार्टिंग ऑफ द डे फ्लैट देखा गया, बट वी आर एक्सपेक्टिंग कि 4 डेज बाकी है, तो आने वाले दिनों में मार्केट जो है मजीद इन्वेस्टर्स को ग्रैब करेगी और मजीद जो कुछ अच्छे नंबर है वो जनरेट होंगे। दैट